हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 पर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल। उस मेटल का एग्जाम्पल हमें बताना है। इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर होता है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को कहते हैं। तो जो मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है उस मेटल का नाम है मरकरी। ये हमें याद रखना है। सेकंड, कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। जो मेटल चाकू से नाइफ से आसानी से कट जाए। तो जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से भी हम काट सकते हैं। तो सेकंड का आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। थर्ड, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उस मेटल का नाम बताना है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। तो जो मेटल हीट का बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर और गोल्ड। नंबर 4, इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल हीट का पुअर कंडक्टर होगा? मरकरी और लेड जो मेटल होते हैं ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो ये चारों पॉइंट हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। हमें मैलेबल और डक्टाइल के मीनिंग्स बताने हैं। मैलेबल, सब्सटेंसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय बीटिंग आर कॉल्ड मैलेबल। वह सब्सटेंसेस या फिर वह मेटल्स जिनको बीट करने पर, जिनको पीटने पर उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है वो मेटल्स मालेबल कहते हैं, या फिर वो सब्सटेंस मालेबल कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मालेबल। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो मालेबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। और मेटल्स में भी जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई मेटल है, इसको लगातार जब पीटा जाएगा किसी भी हथौड़े की सहायता से या किसी और चीज़ की सहायता से इसको बीट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में ये चौड़ाई में बढ़ता चला जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। डक्टाइल, सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। वह सब्सटेंसेस जिनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके वो डक्टाइल कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है, इसको क्या किया जाए, इस मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके से थिन वायर में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की या फिर किसी भी सब्सटेंस की, डक्टिलिटी, कि उसको थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 46 एनसीईआरटी के, इन्हें भी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल है उसको हम कैरोसिन ऑयल में डुबा कर क्यों रखते हैं, उसको हम खुला क्यों नहीं रखते हैं? इसका आंसर है मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इट ओपन। जो मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम जो मेटल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम उनको खुले में रखें, ओपन स्पेस में रखें तो उनमें आग लग जाती है, वो फायर को कैच कर लेते हैं। यानी जैसे ही उन पर सनलाइट पड़ी या फिर एयर के प्रेजेंस में हुआ है वैसे ही उनमें आग लग जाती है, इतने ज़्यादा वो रिएक्टिव मेटल होते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। तो उनको बचाने के लिए और फायर से उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको हम केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, उनको हम खुला नहीं रखते। और हमें पता है जो पोटेशियम और सोडियम हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इन रिएक्शंस की हमें इक्वेशन लिखनी है। नंबर 1, आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन। तो हमें पता है जब भी मेटल स्टीम की या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो पहला, आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके, भाप के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O। प्रोडक्ट बनेंगे Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और 4H2 हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाएगी। सेकंड पॉइंट, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन। तो सेकंड, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर।
कैल्शियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होगी, इवोल्व होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे जिससे कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, हाइड्रोजन फायर कैच कर सके। इतनी ज़्यादा हीट इससे नहीं निकलती है। इसकी इक्वेशन है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaOH का ऑल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम भी मेटल है, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है वो फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं वो मेटल के सरफेस पर चिपक जाते हैं। जैसे ये कैल्शियम है, यहाँ पर इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो चिपक जाएंगे, जिससे जो कैल्शियम का जो मेटल है ये फ्लोट होने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा। अब है पोटेशियम की अगर हम रिएक्शन देखें, पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड इट्स रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। जो पोटेशियम मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, और इसकी रिएक्शन इतनी तेज़ी से होती है और इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसमें एकदम से आग लग जाती है। उस हीट के कारण हाइड्रोजन एकदम से आग पकड़ लेता है, और जो पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यह हमें याद रखना है। इसकी रिएक्शन है 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल 2K प्लस 2H2O प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, इवोल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 3, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल A, B, C and D वर टेकन एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 4 मेटल के सैंपल लिए गए, A, B, C और D मेटल्स ये लिए गए, और इनको ये 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। इनमें से इनके साथ इन मेटल को ऐड कर दिया गया एक 1 by 1। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलो। जो रिजल्ट आए वो हमारे पास इस टेबल में है कि मेटल ए है, मेटल ए को जब आयरन सेकंड सल्फेट के साथ ऐड किया गया तो मेटल ए ने आयरन सल्फेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं की, और जब मेटल ए को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जिंक सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी मेटल ए की कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसी तरीके से मेटल बी आयरन सल्फेट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। इसी तरीके से जो मेटल सी है वो भी आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो सी मेटल है उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की। इसी तरीके से डी है, आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ नो रिएक्शन। यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल की सहायता से हमें जो है हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर हमें बताने हैं। ये मेटल ए, बी, सी और डी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन चारों में से ए, बी, सी और डी में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता होनी चाहिए। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, यानी ये घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, और फिर आयरन के बाद आता है लेड, यानी जिसको पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी Hg, Hg के बाद आता है Ag जिसे सिल्वर कहते हैं, और Ag के बाद आता है Au जो गोल्ड होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे सारी याद होनी चाहिए, और सिर्फ हमें अब 4 चाहिए। हमें सिल्वर के बारे में देखना है, जिंक के बारे में देखना है, कॉपर के बारे में देखना है और आयरन के बारे में देखना है। अब सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें तो सबसे पहले इन चारों में से जो सबसे ऊपर आ रहा है पोटेशियम, ये आ रहा है जिंक। तो सबसे पहले जिंक, हमें जिंक से मतलब है। जिंक के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है आयरन, तो इससे कम आयरन।
आयरन भी हमारा हो गया, जिंक भी हमारा हो गया। फिर इसके बाद आ रहा है हमारा कॉपर, कॉपर हमारा हो गया। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर कॉपर से नीचे है। तो इन चारों की, ये चार हमें पता होने चाहिए किस ऑर्डर में है। सबसे पहले हमारे पास जिंक, उसके बाद है हमारे पास फेरस, आयरन, आयरन के बाद आता है हमारे पास कॉपर, और सबसे उसके बाद सिल्वर। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है इन चारों में से, फिर फेरस, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो अगर हम ए की बात करें, ए सॉल्यूशन है, वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, कॉपर सल्फेट को वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। या फिर इसे भी ना लें, हमें पता है हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिंक। अब हम देख लेंगे जिंक को कौन सा मेटल रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर जिंक को कोई मेटल डिस्प्लेस कर रहा है तो वो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिंक सल्फेट में देखें, जिंक सल्फेट में चारों ही मेटल कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, तो जिंक से तो हमारा काम नहीं हो सकता। उसके बाद आता है, जिंक के बाद है दूसरा रिएक्टिव मेटल फेरस, यानी जिंक से कम फेरस। अब हम फेरस से देख लेते हैं। ए जो मेटल है वो फेरस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा, बी मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, सी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, डी भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। यानी जो बी मेटल है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी बी मेटल आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया, बी, क्योंकि बी आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। अब ये आंसर देख लेते हैं। एज पर रिएक्टिविटी सीरीज आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग सिल्वर एंड कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन, सिल्वर और कॉपर में से आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जिंक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। सिंस बी कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट सल्फेट, क्योंकि जो बी है वो आयरन को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर रहा है, तो बी आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पहले का आंसर है बी, बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। क्या होगा अगर बी मेटल को हम कॉपर सेकंड सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दें। तो हमारे पास जो ऑर्डर था वो ये था। तो अगर बी को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किया गया, बी क्या है, बी फेरस से भी ऊपर आ रहा है, बी यहां पर आ रहा है। बी को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो जो बी मेटल है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बी क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि बी कॉपर से भी ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। एज बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बी क्या है, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बी कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो बी कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। उससे पहले हमारा ऑर्डर है जिंक, फेरस, जिंक के बाद बी, ये जिंक से ऊपर भी आ सकता है, फेरस, कॉपर और सिल्वर, ये हमारा अभी ऑर्डर है। अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मेटल ए बी सी और डी को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज करना है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास आ गया बी, ये तो हमें पता है। उसके बाद अगर हम देखें लीस्ट रिएक्टिव, अगर हम डी मेटल की बात करें, ए मेटल भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, बी मेटल भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, सी मेटल भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन जो डी मेटल है वो ना तो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा, ना कॉपर को, ना जिंक को, ना सिल्वर को। तो जो डी मेटल है वो सिल्वर से भी नीचे है। तो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल आ गया डी। दो का हमें पता लग गया। अब अगर ए मेटल की बात करें, ए मेटल आयरन के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन कॉपर सल्फेट को वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी जो ए मेटल है वो कॉपर से भी ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो ए को हम कॉपर से भी ऊपर रखेंगे। अब बात करते हैं, हमारे पास बचा हुआ है सी। सी मेटल की बात करें, आयरन को तो वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, ना वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, वो कर रहा है सिर्फ सिल्वर को डिस्प्लेस। तो जो सी मेटल है वो सिर्फ सिल्वर से ज़्यादा क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सी मेटल सिर्फ सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि वो कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। तो सी मेटल को हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा ऑर्डर आ गया बी, ए,
सी डी, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी में क्या है, ऑर्डर है। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। यही दिया गया है बी ए सी डी। बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड डी इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एज अनेबल टू डिस्प्लेस एनी ऑफ द सॉल्यूशन। डी लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये किसी भी सॉल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल ए क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, तो जो ए मेटल है वो सी से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होगी जब मेटल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl ऐड किया जाएगा। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो हमें रिएक्शन लिखनी है जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हमें पता है मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आंसर 4, व्हेन रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमें रिएक्शन लिखनी थी आयरन और H2SO4 की। H2SO4 भी क्या है, एसिड है, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो फेरस प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये इसकी रिएक्शन हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडिड टू सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब जिंक मेटल को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, और इसकी हमें केमिकल रिएक्शन भी देखनी है। तो हमें पता है जो जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक को जब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो वो आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन व्हेन जिंक इज एडिड टू आयरन सल्फेट। जब जिंक को आयरन सल्फेट के साथ ऐड किया गया, जिंक डिस्प्लेसेस फ्रॉम आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जिंक आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। जैसे जिंक प्लस FeSO4 आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक ने क्या किया, इस आयरन को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया, और यहां पर कॉपर नहीं बनेगा, ये गलत लिखा हुआ, यहां पर बनेगा आयरन। जिंक ने आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया, जिंक सल्फेट बना और आयरन निकल गया। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।